में हम क्या देखेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है लेकिन उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उन्हें हम चेंज करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। और फिर वो सब मेथड लगा सकते हैं जो हमने पहले सीखे थे, जैसे कि ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 से शुरू करते हैं, जहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रही है ये लीनियर फॉर्म में नहीं है लेकिन हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका क्या है वो हम सीखते हैं। तो ये देखो, ये 2/x लिखा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 × 1/x, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरह से लिख सकते हैं। और 3/y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 1/y = 13। इसी तरह से इस वाले में क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x -4 × 1/y = -2। तो कैसे रिड्यूस करते हैं इनको लीनियर फॉर्म में, y है और 1/x है, इनको हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे 1/x को मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, मैं a मान लेता हूँ यहाँ पर, और 1/y को क्या मान लेता हूँ, b। ठीक है, तो अगर मैंने 1/x को a माना है तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन होगी, 1/x यहाँ पर भी a होगा और 1/y यहाँ पर b होगा। तो अब ये देखो कैसी दिखेगी, जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो कि पहले लीनियरली दिख रही थी, लेकिन अब कैसे दिखेगी। अगर मैं 1/x को a ले रहा हूँ तो क्या मैं इस पोर्शन को, ये जो यहाँ से पोर्शन है 1/x का, इसकी जगह पे a लिख दूंगा। तो a लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 जो है मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा, प्लस 3 जो है वो मल्टीप्लाइड बाई b हो जाएगा, = 13 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या होता है, 2a होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई b क्या होता है, 3b होता है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूं क्या, इस तरह से, कि कैसे रिड्यूस हो गई है, ये रिड्यूस हो चुकी है अब लीनियर फॉर्म में, जो कि है 2a + 3b = 13। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज कर सकते हैं, 1/x को मैंने a माना है, प्लस माइनस 1/y को b माना है, = -2। अभी हमारे जैसे पहले इक्वेशन हम अभी तक सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। अब हम इसमें कुछ भी लगा के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हें पसंद हो, क्रॉस, वो लगा के सॉल्व कर सकते हो, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ना हो कि इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, चलो इसी के सामने लिख देते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, जो कि रिड्यूस होकर लीनियर फॉर्म में आ गई है। 5a - 4b = -2। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई जो भी मेथड हमें पसंद हो। तो मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखते हैं 2a + 3b = 13, 5a - 4b = -2। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 5 2 10 होता है और 2 5 भी 10 होता है, यानी कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये रिड्यूस होकर फर्स्ट वाली क्या आ जाएगी, 5 2 10a प्लस 15b = 13 पंजे 65, ये हो गया 10a - 8b = -4। साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, और साइन चेंज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 + 8b, और ये कितना हो जाएगा, 65 + 4, यानी ये कितना हो गया, 23b = 69, b = 3 3 9, 3 2 6, इसका मतलब b = 3। ठीक है, b = 3 निकल आया। अब मेरा काम है a को निकालना, तो कोई सी भी इक्वेशन ले लेता हूँ, नीचे वाली ठीक है लग रही है मेरे को, 5a - 4b = -2। 5a, चलो ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऊपर वाली लेते हैं, 2a + 3b, 13 - 3b, यानी कि 2a = 13 - 3 × 3, 3 3 9 होता है, 13 - 9 4 हो जाएगा, a = 2 आ गया। ठीक है, a = 2 आ गया। तो हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें a और b निकालने के लिए बोला ही नहीं था, हमें x और y निकालने के लिए बोला था। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमने शुरू में क्या लिया था। हमने शुरू में लिया था कि 1/x जो है उसको मैं a मान रहा हूँ, और जो 1/y है उसको b मान रहा हूँ। तो अब मेरा x और y यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/x = 2 और 1/y = 3 आया था, 3 आया था ना भाई, हाँ ठीक, b।
ये रहा। तो देखो x निकालना है मेरे को, इसको चाहो तो पलट सकते हो, नहीं तो ऐसा करो x को यहाँ पहुंचा दो और 2 को इसकी जगह पे पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ना ये। तो देखो ये x इज इक्वल टू 2 निकल आया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम करना, y को इसकी जगह भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो, तो y निकल आया। तो मेरा x निकल के आ गया, x निकल के आ गया 1/2 और y निकल के आ गया 1/3। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नंबर 18 देखते हैं अब। तो यहाँ पर जो है पिछली बार 1/x लिखा हुआ था, लेकिन इस बार इनके साथ दूसरे टर्म्स भी हैं, यानी ये बाइनोमियल हैं, देख रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये सेम पिछले वाले की तरह ही है। देखो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/x-1 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 1 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख लिया हमने। नीचे वाले को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, 6/1/x-1। ठीक है, शुरू शुरू में इस तरह से तुम्हें बता रहा हूँ लिख के, धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि 3 जो है वो y माइनस, जैसे ये 1/y-2 से अलग है, ये 6 जो है x-1 से अलग है। आगे चल के तुम्हें इतना इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी स्टार्टिंग में समझाने के लिए समझा। तो देखो 1/x यहाँ पर क्या करना है, ये पूरे को लेना है। देखो डिनोमिनेटर वाले जो जो अपॉन में लिखा होता है, हमें उसको हटाना होता है, हमारा टारगेट ये रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1/x-1 को लेना पड़ेगा। ठीक है, 1/x-1 को a ले लेते हैं और 1/y-2 को b ले लेते हैं। अब 1/x तो ले नहीं सकते थे, पहली बात तो ये है कि इसको अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये पूरे टर्म को, जो भी यहाँ पर टर्म होता है उसको कोई किसी दूसरे वेरिएबल के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हम दूसरे वेरिएबल के साथ जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो a और b है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पर डबल टर्म लिखे हुए थे, तो इसीलिए क्वेश्चन दिया था। तो ये हो गया, यहाँ पर ये रिड्यूस होकर कैसा हो गया, 5a प्लस b इक्वल टू 2। देखो पहले ऐसा बन गया जैसे पहले होती थी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, 1 नहीं 3 दे देते हैं, चलो 1 2 उनको ले लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन को 1 2 लिया है। तो अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाई a ले लेते हैं, -3b ले लेते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर इस टाइप का हो गया। इन दोनों को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहली वाली को लिख लेते हैं, ये हो गया 5a प्लस बी इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। 5a प्लस बी इक्वल टू 2, 6a। अब देखो यहाँ पर 6 और 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अलग करने का। अलग करने का क्या है, जो थोड़ा इजी भी पड़ेगा। देखो b है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, -3 से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें ऐड वाला करके बताता हूँ। अगर तुम -3 से करते तो भी हो जाता, -3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि अगर माइनस देता तो दोनों के साइन सेम हो जाते। तो इसको 1 से कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड वाली एक सिचुएशन ऐसी बताता हूँ जिसके अंदर हम ऐड करके भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैसी सिचुएशन हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बन जाएगा और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा। देखो ये हो गया 5 3 15 प्लस 3b इक्वल टू 6 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इनको ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पहले अब मैंने जो लिखा था पिछला क्वेश्चन, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3b माइनस 3b दोनों जीरो हो जाएगा। देखो इस तरह से, ये 3b और ये -3b, ये तो जीरो होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता तब मैं सब्ट्रैक्ट करता। ठीक है, अभी फिलहाल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड करने का मतलब साइन में कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 6a, ये कैंसिल हो गया है, 0 हो चुका है, इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 होता है। ये हो गया 21, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1/3। अब मेरा a जो है वो 1/3 आया है। यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसी वाले में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी रख सकते थे, ये थोड़ी छोटी लग रही है 6 से वाली, इसमें रख के देख लेते हैं। नहीं तो कौन सी 15 वाली भी, 15 वाली कहाँ है, अच्छा ये देखो 15 वाले तो बाद में मल्टीप्लाई करके आया, ओरिजिनल वाली देख लेते हैं। ओरिजिनल वाली कहाँ है, ये रही। देखो यहाँ पर 6 से 3 कट जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इसी को ले लेते हैं। ये हो गया 6 से -3b। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, अब हम फाइंड a तो फाइंड कर चुके हैं, अब हम इस समय b फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 इंटू 1/3 हो जाएगा, -3b हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 2 6 होता है, तो 2 -3b इक्वल टू 1 हो गया। 2 - 1 इक्वल टू 3b हो गया, यानी b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। तो a मेरा आया था
1/3 और बी भी मेरा आ गया 1/3। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे तो एक्चुअल क्वेश्चन में तो एक्स और वाई सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई सॉल्व करने के लिए सेम सिचुएशन जैसी पिछली वाली की थी वो वाली वही करेंगे। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ए मैंने क्या लिया था, 1/x-1 इक्वल टू ए लिया था। तो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, 1/3 रखूंगा, यानी 1/x-1 इक्वल टू 1/3। अब जरा पहले ए को ही सॉल्व कर लेते, बी को बाद में नीचे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही करते, देखो 3 को यहाँ भेज दो या x-1 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो चाहो तो इसको तुम सीधे यहाँ से पलट भी सकते हो, यानी कि x-1 को यहाँ लिख दो और 3 को यहाँ लिख दो। लेकिन कैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी इस सिचुएशन में क्या करता हूँ, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 3, और यहाँ पर x-1 को भेज देता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, इक्वेशन है तो ये हो जाएगा 3+1 इक्वल टू एक्स, यानी x मेरा 4 आ गया, ठीक है। x मेरा 4 आ गया। अब b से भी तुम y निकाल सकते हो, x से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि b से ही निकाल लेते हैं, b से इजी पड़ेगा। तो देखो b से कैसे करेंगे, b से हमने क्या लिया था, y-2 को b लिया था, यानी 1/y-2 इक्वल टू b, यानी 1/y-2 इक्वल टू 1/3, यानी कि y-2 इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारे x और y जो हैं वो सॉल्व होके निकल आए, और x और y क्या निकल के आए, 4,5, ठीक है। यानी x मेरा 4 है और y मेरा 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में, ठीक है। एक पहली सिचुएशन में एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे। अब और दूसरी सिचुएशन क्या है, जिसमें एक बोट है जो 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 13 आवर्स में, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि जब जब कोई बोट किसी वाटर में होगी, मान लो कोई किसी नदी में है, तो नदी की कोई कोई स्पीड होगी, कोई एक किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। तो जो जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो बोट को मदद मिलेगी उसकी स्पीड में, ठीक है। तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में कोई भी वाटर है, ठीक है, जैसे कि मैं नदी कह रहा हूँ, वो अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट लेके जा रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन के हिसाब से हम देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, और एंड दैट ऑफ बोट। तो देखो यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि हमें किसको एक्स और वाई लेना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उसी से हमें हिंट लग गई कि एक तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेनी है और एक स्पीड ऑफ बोट लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी स्ट्रीम से, नहीं तो फिर बोट चल कैसे पाएगी अपस्ट्रीम में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी हमें माइनस करना होगा तो उल्टा मत लिख देना, बोट की स्पीड ज्यादा है और स्ट्रीम की स्पीड कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स बोट की स्पीड ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर का मतलब ये है कि बोट की ओरिजिनल स्पीड, मान लो कोई स्ट्रीम किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही होती तो बोट की स्पीड क्या होती, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब ओरिजिनल स्पीड। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, स्टिल वाटर बी एक्स, और वाई किसको ले लेंगे, स्ट्रीम की स्पीड को। तो यहाँ वाई किलोमीटर पर आवर लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ यहाँ किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई है, टाइम भी हमें आवर में दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई, ओ सॉरी गलत हो गया, ऊपर एक्स लेना था, ठीक है, इसको एक्स ले लो, ठीक है। वाई भी ले सकते थे पर एक्स ही ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रीम बी वाई, वाई ये भी किलोमीटर पर आवर में। अब देखो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, देखो पहले में क्या कहता है कि 13, ये पहले सिचुएशन में कितने 10 आवर बोलता है, ठीक है, तो मैं इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ। अब इस क्यों लिख रहे हैं, क्या करेंगे वो देखेंगे अभी। और दूसरी सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 13 आवर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में क्या बोलता है, वो घूम जाता है और आता है 10 घंटे में, यहाँ पर भी जाता है और आता है 10 घंटे में। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टाइम लिखा है। अब टाइम टाइम का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि मैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू टाइम यहाँ चलेगा, स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये टाइम लिखा है, यानी मैं लेफ्ट साइड में भी जो भी लिखूंगा वो टाइम के हिसाब से लिखूंगा, जो भी टाइम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइम के टाइम लिखा है, तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा, अपस्ट्रीम का टाइम और यहाँ डाउनस्ट्रीम का टाइम, या ऐसा समझ लो डाउनस्ट्रीम का टाइम यहाँ लिख लेते हैं, डाउनस्ट्रीम का टाइम यहाँ लिख लेते हैं, और अपस्ट्रीम का टाइम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम की, यहाँ डाउनस्ट्रीम का टाइम लिखने वाला हूँ ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस किसकी लिखूंगा, डाउनस्ट्रीम की लिखूंगा। फर्स्ट सिचुएशन में डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया है, 44 किलोमीटर, यानी मैं 44 ऊपर लिखूंगा। और अपस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया है फर्स्ट सिचुएशन में, 30 किलोमीटर, यानी मैं 30 ऊपर लिखूंगा। अब देखो स्पीड की बात कर रहे हैं, तो डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या बताया था कि जो बोट की स्पीड होती है, जो ओरिजिनल स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है और उसी डायरेक्शन में वाटर भी फ्लो होता है। अब देखो स्पीड कितनी बढ़ती है, देखो जितना जितनी बोट की स्पीड है, मैंने यहाँ पर बोट की स्पीड x मानी है और स्ट्रीम की स्पीड क्या मानी है y, तो क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं। ये बोट की स्पीड लिखी क्योंकि उसको सपोर्ट कर रही है, तो ये स्ट्रीम जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका इसमें क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। और जो अपस्ट्रीम में क्या है, स्पीड कम हो जाती है, और कितनी कम होती है कि जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो देखो कितनी आसानी से ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर मैंने क्या बोला, टाइम मैंने लिखा था, टाइम किसका लिखा था, डाउनस्ट्रीम में जाना और अपस्ट्रीम में जाना मिलाकर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ऊपर मैंने डिस्टेंस लिख दिया किसका, डाउनस्ट्रीम में जाने का, ऊपर मैंने यहाँ पर अपस्ट्रीम पे जाने का डिस्टेंस लिख दिया, और नीचे मैंने यहाँ पर स्पीड लिख दी उनकी। और स्पीड किस तरह से लिखते हैं, डाउनस्ट्रीम में जो है स्पीड बढ़ जाती है, कितनी बढ़ती है, ऐड हो जाता है उसमें स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम में घट जाती है, और कितने घटती है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है स्ट्रीम की स्पीड को, ठीक है। सेकंड सिचुएशन तो बहुत जल्दी आराम से बना लोगे। सेकंड सिचुएशन बना देते हैं जल्दी से। क्या लिखा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 यहाँ लिख लो, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये हो गया 55 अपॉन x प्लस 5। तो कितनी आसानी से ये स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने का एक नया तरीका दिखता है, नया मेथड सीखने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक ही सिचुएशन में। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो ये एक हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो पिछले दो टाइप हमने सीखे हैं उससे अलग है। इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले जो जितना भी हम सॉल्व किया था हमने पहले, वह सिचुएशन वैसी है, कुछ चेंज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 44 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। और 30 अपॉन एक्स माइनस 5 का मतलब क्या होता है, 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस, ये हमने लिख लिया इस तरह से, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो देखो सेम ही बन गया। अब यहाँ पर क्या लूंगा, तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं एक नया वेरिएबल ले लूंगा, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक नया वेरिएबल ले लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इसी टाइप से 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब इसको बस सॉल्व करना बचा है हमारा। इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, क्या लेंगे हम, इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लेने वाले हैं लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो अब ये कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू 10 अपॉन 55 ए प्लस 40 बी इक्वल टू 13, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको फटाफट से। ये एक बार इसको बिना मल्टीप्लिकेशन साइन के लिख लेते हैं, इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 55 ए प्लस 40 बी इक्वल टू 13। यहाँ पर ये 4 इंटू 11 है, ये 5 इंटू 11 है, 11 11, इसका मतलब दोनों में कॉमन है। मैं सिर्फ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे कोफिशिएंट जो है ए के वो अपने आप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 220 ए प्लस 5 3 15 बी इक्वल टू 50, ये भी 220 ही होगा, ए प्लस 4 4 16 बी इक्वल टू 13 चौका 52, ठीक है। अभी देखो अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के यहाँ पर
कोफिशिएंट में प्लस है, तो यहाँ पर इसको प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, -52 + 50 इज इक्वल टू -160 + 150 बी। अब ये बी कितना आ गया, यहाँ पर -10 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, -2, यानी बी मुझे दिख रहा है कि 1/5 आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ बी इज इक्वल टू 1/5। अब बी आ गया तो अगला स्टेप क्या होगा, 1/a निकाल, बी निकल गया तो ए निकालना, ठीक है। तो ए किससे निकालें, बी वन, ठीक है, किसी से भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं 44a वाली, ठीक है। ये हो गया 44a + 30b इक्वल टू 10, यानी कि 44a + 30b का मतलब 1/5 इक्वल टू 10। 5 6 30 होता है, इसको काट देते हैं यहाँ पर, 5 6 30, यानी कि 44a + 6 इज इक्वल टू 10, यानी कि 44a इज इक्वल टू 10 - 6, 10 - 6 4 होता है, और यहाँ 44a यानी a इज इक्वल टू 1/11, यानी कि b मेरा 1/5 आया और a मेरा 1/11 आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में x और y निकालना है। अब क्या करना है, पहले अब देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या करना है, तो मैंने a को क्या माना था, a को 1/x माना था, तो यानी 1/x + y को मैंने a माना, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/x - y को मैंने b माना। 1/x + y इक्वल टू a क्या है, a क्या है हमारा 1/11, और b क्या है हमारा 1/5 इक्वल टू 1/5। या सीधे सीधे लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया था, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, या दोनों को पलट लो। पलटने का मतलब x + y को ऊपर लिख दो और y को यहाँ लिख दो, पलटने का मतलब यही होगा ना। तो यहाँ सीधे लिख देता हूँ पलट के, x + y इक्वल टू 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - y इक्वल टू 5। अब ये फिर से देखो, फिर से मुझे एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल गई दो वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्टली तो नहीं आ पा रहा है एक्स और वाई, जैसे पिछले सिचुएशन में आ रहा था, तो इसका मतलब ये हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमें तुरंत देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में एक साथ दो वेरिएबल हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, जैसे मैंने यहाँ पर माना है दो वेरिएबल हैं, तो हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, एक्स + वाई, फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे, x - y इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर y और इसके दोनों के साइन चेंज, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, तो 11 - 5 कितना होता है 6, और यहाँ पर ये कट गए, ये दोनों प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी y + y इज 2y, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब जाके मेरा y निकला है, और इन्हीं दोनों सिचुएशन से मैं x भी निकाल लेता हूँ, नीचे वाली लिख लेता हूँ, x - y इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 + y, 5 + 5 यानी 5 + 3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं स्ट्रीम वाले। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ थी कि अगर एक साथ डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल दिए हों तो उसको दो बार सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो खत्म करते हैं इसको।